Guys, can we start now? चेक कर लिया है सब कुछ। अब मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। पहले तो मेरी आवाज़ जा रही है ना ढंग से, ये बताओ। यहाँ पे माइक रख रही हूँ तो चलो। सो सो आज हम लोग करने जा रहे हैं ये हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और ये जो पूरा चैप्टर है, ये तीन जो कीवर्ड्स हैं हमारे, उसी में घूमेगा। पहला तो किंग्स हैं, राजाओं को लेकर के, देन फार्मर्स, किसान, एंड द थर्ड वन इज टाउन्स, जो भी टाउन्स के डेवलपमेंट हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ना कि जो हड़प्पा से देखा जाए, जो हड़प्पा का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा कि 1900 BC के आसपास हड़प्पा ख़त्म होने को आने लगा। और ये जो तुम्हारा 400 साल का डार्क एज रहा ना, बेसिकली जो 400 साल का पीरियड रहा, जिसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है, इसको डार्क एज कहा जाता है। और उसके बाद सीधे हम लोग फान के आते हैं 1500 BCE में, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वैदिक एज। सो ये ध्यान रखना कि 400 साल का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन अब हम लोग 1500 BCE में आ गए हैं, और ये जो समय है उसको कहा जाएगा वैदिक एज। अब वैदिक एज क्यों कहा जाएगा? तो ये जो पीरियड था 1500 BC से 1000 BCE तक, ऋग्वेद ऋग्वेद हमारी एक क्या कहना चाहिए, बुक है जो इस समय में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है ना गाइज? क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम लोग के मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो पहला है इमरजेंस। हम लोग देखेंगे जो अर्ली स्टेट आए, जब हड़प्पा सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद बहुत बाद अम्पायर्स जो आए, किंगडम्स आए, जो नए नए शहरें आए, एग्रीकल्चर सेटलमेंट के बारे में जानेंगे, नॉर्थ इंडिया में जो रहा, साथ साथ जो डेक्कन प्लेट्यू में रहा, कर्नाटका का खास करके रीजन, पेस्ट्रोल जो उनके जीवन के बारे में जानेंगे। फिर ये जो स्टोन स्ट्रक्चर था जिसको मेगालिथ कहा जाता है, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ बरियल। बरियल क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो पहले के टाइम में क्या होता था कि अभी भी तुम देखते होगे कि ये जो इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि डिग कर के और उसमें लोगों को रखा जाता है, यानी जो डेड्स हैं उनको गाड़ा जाता है बेसिकली। तो वो था, तो उसे कहा जाता था मेगालिथ। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर के अंतर्गत तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग आर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिप एंड पियादसी। ओके, आई एम चेंजिंग दिस, नोट्स पे आ जाती हूँ थोड़ा। मुझे एक बात बता दो तुम लोग कि क्लियर आ रहा है ना? कोई एक जन बोल देना, ठीक है, अपना माइक खोल करके। हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ, चल। तो शुरू करते हैं प्रिंसेप एंड पियादसी, पी स्क्वायर की कहानी। तो बात शुरू होती है जेम्स प्रिंसेप रानी से। बैकग्राउंड में हम लोग चल रहे हैं कि बैकग्राउंड से अब आएंगे, फिर फ्लैशबैक है, और फ्लैशबैक से फिर हम लोग सीधे प्रेजेंट में आएंगे।
तो क्या होता है ना, जेम्स प्रिंसेप नाम का एक प्राणी होता है, इंसान है बेसिकली, ऑफिसर है मिंट। मिंट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इसने बहुत ही कमाल का काम किया है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको डेसिफर किया है। डेसिफर यानी कि ये जिस तरीके से लिखे जाते हैं, तो इस आदमी ने इसके कोड को समझ लिया और ये पढ़ पा रहा है, ये जो ब्राह्मी और तुम्हारी खरोष्टी लिपि है। अब यहाँ पे ये जो लिपियाँ हैं ना, तो उनमें एक शब्द आता है पियादशी करके, ठीक है। और पियादशी का मतलब है प्लीजेंट टू बी होल्ड। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? अशोक के लिए कहा जा रहा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। अब यहाँ से फिर जो स्कॉलर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं कि अरे भाई साहब ये क्या है ये पियादशी। अभी तो मैंने तुम्हें सीधे डायरेक्ट बता दिया, लेकिन उस समय तो बहुत दिक्कतें जा रही होंगी। जैसे नए डायरेक्शंस में इन्वेस्टिगेशन होने स्टार्ट हुए हैं। अब लैंग्वेज को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाने लगा, जो तुम्हारे जितने भी लीनेज थे ऑफ मेजर डायनेस्टीज़, कि अब हमें किसी भी डायनेस्टी के बारे में या किसी भी समय के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? वहाँ का कोई टेक्स्ट होना चाहिए, और टेक्स्ट के साथ साथ वो जो भाषा लिखी गई है वो समझ में भी आनी चाहिए। और उसको डेसिफर किसने कर लिया है? जेम्स प्रिंसेप नाम के प्राणी ने। तो यहाँ से जो स्कॉलर्स है वो कनेक्ट करेंगे, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं, और जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम पीरियड में, ऋग्वैदिक वाले टाइम पीरियड में। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, दैट इज़ द अर्लीस्ट स्टेट्स। और इस अर्लीस्ट स्टेट में एक और सब टॉपिक है नीचे, जिसमें दिया जाता है द 16 महाजनपदास। अब भाई ये महाजनपदास क्या थे, तो अभी हम लोग जानेंगे। ये पॉलिटिकल किंगडम था बेसिकली उस समय पे, 1500 बीसी के आसपास का। और ये जो पॉलिटिकल किंगडम था ना, इसमें दो तरीके के तुम्हें देखने को मिलेंगे, या तो एक मोनार्की है या तो रिपब्लिक है। 16 जो है वो मेजर है महाजनपदास। और ये 6th सेंचुरी जो तुम्हारा था उस समय में इमर्ज होना स्टार्ट हुए थे। और यहाँ पे तुम्हें पता है क्या खास चीज़ देखने को मिली, कि लोग लोगों का इस्तेमाल जोर शोर तरीके से कर रहे थे। और क्वाइनेज कहने का मतलब है कि सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। अलग अलग सिस्टम्स आ रहे थे। सिस्टम कहने का मतलब है मोनार्की हो गया, रिपब्लिक हो गया, गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म, और अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे थे। जैसे बुद्धिज़्म हो गया, तुम्हारा जैनिज़्म हो गया। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदुज़्म ही फ्लरिश हो रहा था, लेकिन अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी अपना पाँव फैला रहे थे। अब इसमें बात आती है वही कि रूल कौन करता था। तो पहला ये था कि किंग। मोनार्की में कौन रूल करता है भाई? राजा ही करता है। लेकिन रिपब्लिक की बात की जाए, अभी के जैसा रिपब्लिक तो नहीं था, लेकिन सिमिलर था। तो उस समय गणाज होते थे, संघाज होते थे। और इसके लिए एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो है तुम्हारा ओलिगेरीज, ठीक है। और अभी जो संघ है, अब इसमें क्या खास बात होती थी, तो यहाँ पे कोई एक मालिक नहीं रहता था राजा की तरह कि जो हम बोलेंगे वही होगा। यहाँ पे आपके ढेर सारे लोग रहते थे, ढेर सारे इन द सेंस कि अ नंबर ऑफ मैन, यस, आदमी, इंसान। आदमी इन द सेंस कि मैन अ पर्टिकुलर। तो वो लोग पावर शेयर करते कि हाँ भाई कुछ पावर तू रख ले, कुछ पावर तुम रख लो, और आपस में मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। और इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता था राजाज। और यहाँ पे जो राजाज वर्ड है ना, ये किंग नहीं है। इसको कहा ही जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे मैन हैं जो साथ में मिलकर के संघ को चला रहे हैं, उनको कहा जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो तुम्हारे महावीर और बुद्ध हैं, दोनों ही ये संघ से थे, या फिर गणास, जो भी तुम कहना चाहो। और ये जो तुम्हारा वजी गनास था ना, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था रिसोर्सेस को कलेक्टिवली यानी कि एक साथ मिलकर के। ये नहीं कि एक लैंड का टुकड़ा है तो ये सिर्फ मेरा ही है, अब इस पे और दो तीन सब मिलकर के इस लैंड का ध्यान रख रहे हैं। कोई कुएं से, कोई कुएं, एक कुआं है वहाँ पे पानी है तो सब मिल करके उससे पानी ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना? कुछ तो कोई बोल दो। चलो आ जाओ। इस सदी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ महाजनपदास। कि तुम्हें कैसे पता कि वो महाजनपदास है, ये बताओ। तो तब तुम लिखोगे कि हाँ भाई कैसे पता है, अब तुम्हें बताते हैं। फीचर्स, पहली बात कि उनके पास एक कैपिटल सिटी होता है, एक राजधानी होगी। जो राजधानी होगा वो क्या होगा? फोर्टिफाइड होगा। फोर्टिफाइड इन द सेंस कि वो जो शहर है उसको चारों तरफ से तुमने ईंट से घेर रखा है। अब यहाँ पे आर्मी भी होगी तुम्हारी, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पे होगी, और वहाँ पे रिसोर्सेस होंगे जो तुम्हें चाहिए ग्रो करने के लिए।
और जो तुम्हारा कपिल वस्तु था और वैशाली था, ये दोनों क्या था, रिपब्लिक था, ये मोनार्की नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब टॉपिक चेंज होता है और हमारी कहानी में आता है धर्मसूत्रास। अब धर्मसूत्रास क्या थे ये जानते हैं। तो बेसिकली ऐसे टेक्स्ट थे, टेक्स्ट या फिर अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, जो ब्राह्मणाज ने लिखा था, कंपाइलेशन ऑफ बुक, जैसा कि यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो लिखा हुआ है, ब्राह्मणाज ने लिखा था। क्या लिखा था, तो इसमें उन्होंने कहा गया कि अरे भैया हम तो लिखेंगे रूल, कि राजा को कैसे राज करना चाहिए, कैसे टैक्स लेना चाहिए, कल्टीवेटर ट्रेडर्स को कैसे ट्रिब्यूट करना चाहिए, ये सब, ये 3 चीज़ें जो तुम्हारी हैं वो धर्मसूत्रास में लिखी हुई हैं। अब एक बड़ी अजीब चीज़ आती है कि उस समय लोग रेड किया करते थे। रेड क्यों करते थे? अपना जो पड़ोस का राज्य है, ताकि वो लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, यानी कि तुम पैसे ले सकते हो रेड करके। हाँ, अभी मत करना, उस समय की बात है कि रेड करके लोग वेल्थ एक्वायर करते थे। एंड अगेन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मगध की क्या खासियत थी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मगध। अब मगध भाई जहाँ से हम हैं वहाँ से कहने का मतलब है कि मगध जो तुम्हारा क्षेत्र है ना, ये क्या कहना चाहिए, वन ऑफ द या फिर द मोस्ट प्रोमिनेंट या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारा महाजनपद आज था। जितने भी तुम्हारे 16 महाजनपद आज है उसमें से मगध, ये पटना वाला एरिया खास करके। अब क्या ऐसी बातें हैं जो मगध को इतनी खास बनाती हैं? तो पहला चीज़ तो था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्यों बेहतर है यहाँ पे, तो यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है गंगा रिवर के होने के कारण, और इस वजह से इसको एक एज रहता था। अब यहाँ पे है भरपूर आयरन माइंस। आयरन माइंस, बिहार अभी अभी जितना छोटा तो था नहीं मगध, पहले तो बहुत बड़ा था ना, तो झारखंड वाला भी रीजन आता है, और हम सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा है मिनरल्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कि कितने वहाँ पे आयरन माइंस हैं। तो वहाँ से लोहा उठा लिया, अब लोहा से क्या करेंगे, लोहा से टूल्स बनाएंगे, वेपन्स बनाएंगे। अब आता है, अब हाथी पे राजू लोगों को अलग ही शौक चढ़ता था हाथियों पे बैठने का। तो यहाँ पे तुम्हें फॉरेस्ट भी उस समय बहुत सारे थे, तो एलिफेंट्स भी भरपूर मात्रा में मिल जाते थे। जो गंगा रिवर है ना और गंगा की ट्रिब्यूटरीज खास करके, ये चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा प्रोवाइड कराती थी। ईजी वे में तुम फैसिलिटेट कर सकते हो ट्रेड को, या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी। और उन सब में जो एक झकास चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा वो है पॉलिसीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। कहीं भी हो, लीडर जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो। तो यहाँ पे जिस तरह के राजा आए, जैसे बिम्बिसार आया, ये हरेक वंश का था, फिर तुम्हारा उसी का बेटा अजातशत्रु आया। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ लाए जिस वजह से मगध और फ्लरिश होते रहा। फिर एक अलग डायनेस्टी से, नंद वंश से तुम्हारा महापद्मा नंद आया, है ना। और ये जो पूरा लोकेशन है, तुम एक वर्ड में अगर समराइज करना हो ना तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नाम दे सकते हो। और विजनरी रूलर्स, बहुत दूरदर्शी रूलर्स थे यहाँ पे, कि देख पाएंगे। अभी हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। हाँ, और ये जो मैंने लिख रखा है ना कि ज़्यादा खा लो तो लड़ने का मन करता है, आई टेल यू द रीज़न क्यों लिखा है। कि अब अब इसके पास इतने रिसोर्सेज थे, इतने पावर थे, यहाँ पे मेटाफर्स में लिखा है। तो अभी क्या करेंगे भाई, अपना तो है ही, अपना जो है उससे ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे, अब बात आती है राजधानी की। राजधानी था राजगढ़। अभी के समय में इसको राजगीर कहा जाता है, अभी भी है ये बिहार में। और ये प्राकृत शब्द से आया, प्राकृत नेम है जिस फॉर राजगीर। ठीक है, और राजगृह का मतलब क्या होता है, राजाओं का घर, हाउस ऑफ किंग्स। और ये जो पूरा सेटलमेंट था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना फीचर्स ऑफ महाजनपदास की, भाई इनका जो कैपिटल रहेगा वो फोर्टिफाइड रहेगा। तो फोर्टिफाइड था यानी कि चारों ओर से घेरा घेरा लगा रखा था, काफ़ी एकदम लल्लन टॉप डिफेंस मैकेनिज्म था इनका। अब तुम बताओ पहाड़ पे कौन जाएगा लड़ने, तुम पहाड़ पे खड़े हो, तुमने ऊपर से गोला गिराया, तो नीचे वाले को लगेगा ना। अब नीचे वाला इंसान कैसे चढ़ेगा स्लोप पे, और स्लोप पे चढ़ भी रहा है तो फिर ऊपर से तो ज़्यादा चांसेस है ना कि हमला तुम पे हो जाएगा और तुम कर भी नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखा गया था। लेकिन एक दुख की बात ये है कि फिजिबल नहीं था, फिजिबल इन द सेंस, अब आम जनता थोड़ी पहाड़ पे रहने जाएगी भाई, उसे स्कूल भी जाना है, उसे हॉस्पिटल भी जाना है, काम करने भी जाना है, तो ये आम जनता के लिए नहीं था। तो अब क्या किया ना, राजा ने दिमाग लगाया कि हाँ यार बात तो सही है कि बेचारी हमारी जनता कहाँ राजगी और ये सब पहाड़ों पे आएगी। तो उन्होंने 4th सेंचुरी
बीसी में क्या किया ना कि शिफ्ट कर गए, पाटलिपुत्रा में आ गए। याद रखना फोर्थ, ये जो सी डॉट लिखा हुआ है ना मैंने, ये एक लैटिन का फ्रेज है, चैप्टर 1 में भी है। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट फोर्थ बीसी के अराउंड ये लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे पाटलिपुत्रा में। अब देखने को मिलेगा, एक मिनट गाइस, तुम लोग मुझे ये बता दो कि क्लियर हो रही है ना चीज़ें। अगेन कोई एक जन खोल के, मैंने बंद कर रखा है उसको। चलो अच्छी बात है। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है, क्या कहते हैं, एन अर्ली अंपायर। अब ये जो शुरुआत हो रही है अंपायर्स की, वो क्या है कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है चंद्रगुप्त के बारे में, वो जान लो कि ग्रोथ ऑफ जो मगध था वो कैसे हुआ। तो मौर्यन एम्पायर का दिख रहा है तुम्हें, जो मौर्यन एम्पायर का इमरजेंस था ना उसको जोड़ा जाता है इसके ग्रोथ से, मगध से। और तब एक राजा आया, इसका नाम था, ये संस्थापक था मौर्यन एम्पायर का, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत भयंकर तरीके से इस इंसान ने राज किया था। जो तुम्हारा अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वहाँ से खींच करके, मतलब कि वो पूरा एरिया, और खाली जो साउथ में तुम्हारा चोलाज वाला एरिया था ना, चोलाज पांड्याज, वो छोड़ के पूरा कवर कर रखा था इन लोगों ने, समझ रहे हो, यानी यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी। और चंद्रगुप्त का ही ग्रैंडसन पोता था अशोक। इसने तो साम्राज्य को इतना बढ़ाया कि कलिंग, कलिंग जो तुम्हारा अभी का उड़ीसा है ना, वो वाला एरिया छूटा हुआ था, उसको भी इस इंसान ने कवर कर लिया था। फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास। अब एनसीईआरटी एकदम गजब करता है। पहले कहते हैं कि तुम ये जानो कि है क्या, फिर बोलता है कि अरे जान तो लिए लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये कहाँ से आया। तो उस सेंस में इसको समझो कि हमें कैसे पता मौर्यास के बारे में। तो सबसे पहला जो एविडेंस है, ये PYQ भी है गाइस, ध्यान रखना 8 मार्क्स में आता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस, जिससे हमें पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर ऐसा था वैसा था। पहला है अस्कल्पचर, वहाँ की जो मूर्तियाँ थी। और फिर आता है तुम्हारा लिटरेरी। लिटरेरी में तुम्हारा इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ये उस समय में अम्बेसडर था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। फिर तुम्हारा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है, अर्थ का मतलब इकॉनमी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ इससे मिसअंडरस्टैंड मत करना। ये जो बुक है ना अर्थशास्त्र, वो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, CUET में ये क्वेश्चन था। तो ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है और इसको लिखा है द ग्रेट कौटिल्य चाणक्य ने। फिर तुम्हारे बुद्धिस्ट, जैन जो तुम्हारे बुक हैं, पुरानिक लिटरेचर हैं, जो संस्कृत वर्क हैं, उसके बारे में मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त बारे के लिखा गया है, तो वहाँ से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले दिया। और एक ये भाई साहब अशोक, इसका जो इंस्क्रिप्शन है, रॉक है, पिलर है, तो उसमें लिखा गया है। और ये पहला ऐसा रूलर था जिसने ना इंस्क्राइब कराई थी चीज़ें। इंस्क्राइब यानी कि बहुत, अगर सरल भाषा में कहूँ ना तो खोद करके कहीं भी लिख देना, कहीं भी लिख देना, खास करके स्टोन पे, पिलर पे। अब उस समय तो इतने शानदार पेपर तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि स्टोन पे लिखा दिया, पिलर पे लिखा दिया। तो ये पहला राजा था जिसने ऐसा काम किया था। नेचुरल रॉक्स पे लिखा है, कुछ पॉलिश्ड पिलर्स पे भी लिखा है। और इस तरीके से इसने अपने बारे में तो बताया ही साथ कुछ जो अपने मैसेजेस थे अपने पूर्वजों, इनके बारे में भी बताया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है धम्म का। अब ये धम्म क्या है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ तुम लोगों को कि अशोक जब चेंज किया ना, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद, बुद्धिज़्म धारण कर लिया था। तो बुद्धिज़्म में कॉन्सेप्ट आता है धम्म का। अब धम्म क्या होता है, तो पहला चीज़ कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जनरोसिटी दिखाओ ब्राह्मणास के लिए, और जिन्होंने इस जीवन को रिनाउंस कर दिया, जैसे बुद्धा जैसे जो लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, संत हैं। फिर ट्रीट करो सर्वेंट्स, स्लेव्स काइंडली, ये नहीं कि तुम्हारा कोई सर्वेंट है तो उसको तुम किसी भी तरीके से बोल रहे हो। रिस्पेक्ट करो, अपनी रिलीजन की भी करो, दूसरों की भी रिलीजन की करो। तो ये सब तुम्हारा धम्म में आता है, ये भी 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अब अगेन एक और सब टॉपिक इसी में है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिंग, ओके, द एम्पायर। कि एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट ये लोग कैसे करते थे, चलाते कैसे थे। इसमें तुम्हारे 5 पॉलिटिकल सेंटर हैं। पहला जो है तुम्हारा कैपिटल रहेगा, जैसे अभी हम लोग आ गए पाटलिपुत्रा में। और जो तुम्हारी 4 हैं वो प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, प्रोविंशियल्स, ओके। तो उसमें एक जो है तुम्हारा तक्षशिला है, दूसरा उज्जैनी है, तीसरा तोशाली, और चौथा ये वाला स्वर्ण नगरी, यस। अब ये ध्यान रखने की चीज़ है ना कि ये जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या ये यूनिफॉर्म था? ऐसा लगता नहीं है यार। तुम अभी देखो ना दिल्ली कितना डेवलप है,
और भारत का ही तो रीजन बिहार भी है, भारत का ही रीजन तो झारखंड भी है, क्या ये उतना इक्वली डेवलप्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं था। जो सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुमको कैपिटल में देखने को मिलेगा, और जो तुम्हारे प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, प्रोविंशियल सेंटर्स कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेट्स पूरे देश में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह काम करते हैं, समझ गए, जहाँ पे बहुत ट्रेड होता हो इस तरीके से। जैसे अगर तक्षशिला की बात की जाए ना, तो ये सिल्क रूट का हिस्सा था, इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं ट्रेड करने के लिए। फिर उज्जैनी की बात की जाए तो इंटरनल रूट थे यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इसका इस्तेमाल किया जाता था, इकोनॉमिकली वाइबल था। अगर स्वर्णगिरी की बात की जाए, स्वर्णगिरी ये नाम से ही समझ जाओगे, स्वर्णगिरी यानी कि गोल्डन माउंटेन्स कहा जाता है। यहाँ पे गोल्ड माइंस मिलते थे ना, इस वजह से इसे कहा जाता है, और ये कर्नाटका में है। इसको तुम कनेक्ट करो हड़प्पा से। हड़प्पा में जब हम लोग पढ़ रहे थे ना इसके बारे में कि अलग अलग तुम लाते कहाँ से हो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ से आता है गोल्ड। और ऐसे भी देख लो ना, कोई भी अगर साउथ इंडियन वेडिंग देखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरी पहने रहते हैं वो लोग, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। लैंड एंड रिवर रूट भी था। और सी टू पी का मतलब है ना, सेंटर से जो तुम्हारा प्रोविंशियल का जो इलाका था ना, वो हफ्ते लगते थे इन सब एरियाज से, तो इसको देख करके इसको प्रोविंशियल सेंटर्स रखा गया था। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जब इतना ट्रेड हो रहा है ना, इतना ट्रेड हो रहा है, इतने घूम रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना होता था, जो कि मेनली राजा रखता था। अब बात आती है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर एट चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। अब इस जन ने अपने इंडिका नामक बुक में 6 सब कमिटीज़ के बारे में बात की है। अब ये 6 सब कमिटीज़ क्या है, तो कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़, कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 सब कमिटीज़ बना रखी है मौर्यन जो तुम्हारे रूलर्स हैं। पहला नेवी, दूसरा जो है तुम्हारा वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस के लिए है, लेकिन दूसरे में और वैरायटी है। जैसे ये लोग क्या करते थे, खाना लाते थे सोल्डर्स के लिए, फॉडर लाते थे एनिमल के लिए, तुम्हारी जो बैलगाड़ी है, बुलो कार्ट्स का क्या कहना, बुलो कार्ट्स रखना, इधर उधर जो चीज़ें उसको ध्यान देना, इक्विपमेंट लाना, सर्वेंट और जो तुम्हारे आर्टिशियंस हैं उनको रिक्रूट करना, ये जो सेकंड वाली सब कमिटी था उसका काम था। तीसरी जो कमेटी थी वो फुट सोल्जर्स की थी, यानी पैदल चलने वाले जो सैनिक थे तुम्हारे। चौथे में घोड़ा था वो। जो पांचवा था तुम्हारा वो रथ, चैरियट्स वगैरह का था, रथ वगैरह। और जो छठा था वो हाथी का था। और एक अलग ही टाइप का स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रखा था अशोक ने। किसके लिए, तो स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। धम्म महामंता, महामता या महामाता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा धम्म है ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ओके। अगेन टॉपिक स्विच हो रहा है। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि एम्पायर था कितना इम्पोर्टेंट देश के लिए हमारे। ये भी आई थिंक सब टॉपिक ही हैं, जी हाँ। अब बात आती है मॉरियंस की, तो मौर्यन ने तो मेजर लैंडमार्क ला दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज हुई ना, तो उसके बाद विश्वास ही नहीं कोई कर पा रहा था कि हाँ भाई इस तरीके से भी एक डायनेस्टी हो सकती है इतनी शानदार। जो तुम्हारे स्कॉलर्स थे उन्हें चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एम्पायर लग रहा था। क्यों? क्योंकि जिस तरह के स्टोन स्कल्पचर मिल रहे थे, स्पेक्टिकुलर आर्ट दिखाया जा रहा था, जो मैसेज था अशोक का वो मोर पावरफुल था, इंडस्ट्रियस था और मोर हम्बल था और किसी भी रूलर से। और ऐसा कहा जाता है फिर, हाँ, 150 अबाउट 150 ईयर्स पूरा जो तुम्हारा मॉडर्न एम्पायर है इन्होंने रूल किया है। अब टोटली डिफरेंट टॉपिक आ गया है हमारा, टॉपिक नंबर 4। इससे पहले मैं आ जाती हूँ इधर थोड़ा। तुम लोगों ने कुछ कमेंट तो नहीं किया है? हाँ ठीक है ना, सबको क्लियर जा रही है ना चीज़ें? ऐसे कुछ डाउट हो ना तो लिख दिया करो चैट में। टॉपिक स्विच करते हैं तो आते हैं ना इधर। अगला है हमारा न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब उसका डिक्लाइन हो गया, मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, तब उसके बाद जो राजा है अब उनके बारे में जानेंगे। दिख रहा है ना, हाँ। चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ, साउथ में आ जाते हैं, अभी पूरा नॉर्थ नॉर्थ हो रखा था। यहाँ पे चोलास, चेरास, पांड्यास, इन तीनों का राज था। और ये पावरफुल मैन थे, और इनकी जो पोजीशन थी वो ज़रूरी है कि हेरिडिटरी हो भी और ना भी हो, ठीक है।
किंग फोक्स की मदद करते थे, स्पेशल रिचुअल्स का ध्यान देते थे, और इनकी जो लीडरशिप थी वॉरफेयर में वो काफ़ी शानदार रहती थी। समझ में आ रहा है? ये जो चीफ्स के हाँ हाँ, बारे में, समझ आ रहा है। हाँ, मैंने वो वाला पॉइंट मिस कर दिया ना कि चीफ्स थे ये। चीफ बेसिकली फ्यूडल सिस्टम जो था ना तुम्हारा, उस काइंड की चीज़ें। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट्स होते थे, वो भी वो लोग सुलझा देते थे। गिफ्ट्स लेके जाते थे, सबॉर्डिनेट्स को बांट देते थे, जो सपोर्टर्स उनके होते थे उनको। यहाँ पे कोई आर्मीज और ऑफिशियल्स वैसा नहीं रखा जाता था कि हाँ आर्मी रखो ऑफिशियल रखो टाइप का। है तो भी सही, नहीं है तो भी सही। तमिल संगम का जिक्र आता है। तमिल संगम इज अ पोम और अ कलेक्शन ऑफ पोम जो डिस्क्राइब करता है चीफ्स के बारे में, कि वो लोग कैसे एक्वायर करते थे रिसोर्सेज को और डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्सेज को। अब इसी में दो और अलग अलग राजास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो पहला तो है सातवाहनास। सातवाहनास तुम्हारे वेस्ट और जो सेंट्रल इंडिया में राज किया करते थे, और इनका सबसे बेहतरीन जो तुम्हें ट्रेड देखने को मिलेगा ना, वो सिल्क ट्रेड रूट्स में है। वहाँ पे ये ट्रेड किया करते थे, वहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट किया करते थे। अब बारी आती है शाकास की। शाकार्स यहाँ के नहीं थे, इनका ओरिजिन था सेंट्रल एशियन का। सेंट्रल एशियन जो तुम्हारा रीजन है। फिर इन्होंने राज कहाँ किया किया तो NW जो है ना, इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के एरियाज में इन्होंने राज किया। अब इनकी जो रेवेन्यू आती थी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से आती थी। अगेन दोनों ट्रेड वाले बनते हैं, सातवाहनास और शाकास भी। हाँ भाई, अब मजा आएगा ना। अब है डाइवाइन किंग्स के बारे में। अभी राजा अपने आप को क्या दर्शाते थे, क्या बताना क्या चाहते थे, तो ये लोग अपने आप को भगवान से जोड़ दिया करते थे, खुद को डीटी से आइडेंटिफाई करवा लो इस चक्कर में कि हाँ देखो मैं कितना दयावान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये वाला काम पता है किसने किया था? कुशांस रूलर्स जो तुम्हारे थे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अब इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? तो जो तुम्हारा इंस्क्रिप्शन है या टेक्सुअल ट्रेडिशन है वहाँ से, और फिर क्वाइंस से भी पता चलता है, स्कल्पचर से भी पता चलता है। अब एक स्टैचू मिला है बड़ा सा, क्लोजर बहुत बड़ा सा स्टैचू मिला है यहाँ पे मथुरा में, यूपी में, कुशांस रूलर का। और ऐसा ही एक सेम श्राइन में मिला है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। और वो पता है दिखने में कैसा है कि एकदम भगवान के जैसी इनकी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। और ये अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे। देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, गॉड लाइक, भगवान ही बना रहे हैं। अब बात आती है चाइनीज रूलर्स की। बुक में ऐसा लिखा गया है ना कि ये लोग मे बी चाइनीज रूलर से इंस्पायर हो गए होंगे, क्योंकि चाइनीज रूलर्स कहते थे हम तो स्वर्ग के बेटे हैं, सन्स ऑफ हेवन। और कुशांस कहा करते थे देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड। हाँ, अब आती है बात समंतास की। ये एक फीचर देखा जाता है तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? साउथ के जो रीजन है वहाँ पे। अब समंतास कौन होते हैं? जैसा मैंने लिखा है, तुम अपने एरिया के बॉस रहो, ठीक है, लेकिन रूलर की सुप्रीमेसी मानोगे। जैसे कि जानवी क्लास में तो मान लो शी इज़ द समंता, तो वो अपने एरिया, उसका जो क्षेत्र है कोटा का, तो वहाँ पे शी इज़ द बॉस काइंड ऑफ। लेकिन जो मान लो मोदी जी, अभी तो मोदी है ना PM, तो मोदी अपनी सुप्रीमेसी दिखाएंगे, लेकिन तुम अपने एरिया में जो करना है करो। लोकल रिसोर्सेज से काम चलाते हो, कंट्रोल ओवर लैंड रहेगा समानता समंताज को। ये होमेज और मिलिट्री सपोर्ट ऑफर करते थे रूलर्स को जब भी वॉर का समय आएगा। जाहिर सी बात है भाई, रहे तो आखिरकार उन्हीं के अंडर में रहे हो ना, इस तरीके से। गुप्ता रूलर्स के बारे में बात किया जाए, अब इनके बारे में कहाँ कहाँ से जानने को मिलता है? तो LIT मीन्स लिटरेचर से। क्वाइंस, क्वाइंस जो यहाँ के सिक्के थे वो झकास सिक्के हैं। इंस्क्रिप्शन से जानने को मिलता है, और इनके समय को कहा जाता है, याद रखिएगा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है आगे देखेंगे। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं कंपोजिशंस वगैरह से। जैसे एक कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, प्रशस्ति यानी कि पिलर, प्रशस्ति यानी कि यार इंस्क्रिप्शन वगैरह। इलाहाबाद पिलर में इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। और ये किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। संस्कृत में लिखा गया है, और ये इंसान कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। याद रखना, बहुत फैक्ट है यहाँ पे। हरिसेन ने तुम्हारा इंस्क्रिप्शन लिखा है इलाहाबाद पिलर में संस्कृत में। और ये कोर्ट पोएट था एक गुप्ता रूलर जिनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है। चेंजिंग कंट्री साइज। अब ये तो हमने देखा भाई शहरों का क्या व्यवस्था थी, लेकिन जो गांव वाले रीजन थे, जो रूरल एरियाज थे, कंट्री साइड था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, राजा के बारे में वो लोग क्या जान रहे थे कि भाई राजा राजा कर तो रहे हो, लेकिन गांव में किस तरह का उनका परसेप्शन है। तो पहला चीज़ जो हमें पता लगता है कि
ऑर्डिनरी पीपल ने ना कोई अकाउंट्स नहीं लिखा है इसको लेकर के। जो पता चल रहा है अभी स्टोरीज से पता चल रहा है। एंथोलॉजिस्ट जो तुम्हारे हैं, एंथोलॉजिस्ट जैसे कि तुम्हारा पंचतंत्र हो गया, जातक स्टोरीज हो गई। ठीक है, अब ये एंथोलॉजिस्ट क्या होता है, तो मान लो कि किसी एक जन ने, जैसे जया ने बोला, ओरली उसने कहानी सुनाई तो एक जन सत्यम था, तो उसने लिख दिया तो एंथोलॉजिस्ट में आ गए, तो वहां से हमें पता लग गया कि एक जन ने कहा था। तो वैसे ही दो एंथोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहला है तुम्हारा पंचतंत्र, दूसरा है जातक। जातक लिखा गया है पाली में, प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा, जातक लिखा गया है पाली में। और जातक का ही एक स्टोरी है, गांधा तेंदु, यस गांधा तेंदु जातक स्टोरी। अब इसमें इस स्टोरी में क्या है कि एक बुरा राजा रहता है, और उसको सब ना कर्ज करते हैं, बदुआएं देते हैं फॉर द मिजरी ऑफ द स्टेट। उनका ऐसा मानना रहता है ना गांव वालों का कि अभी रात में तो रॉबर्स जो हैं वो लूट के ले जाते हैं, और दिन में ये तुम्हारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लूट के ले जाते हैं। और यू पीपल विल नॉट बिलीव कि वो लोग क्या करते थे कि छोड़ देते थे छोड़ दिया गांव को और जंगल में रहने चले जाते थे। इस तरीके का रिलेशन था बिटवीन राजा एंड प्रजा। अब हमारा आता है अगला टॉपिक, स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। भाई एट लास्ट तो प्रोडक्शन ही काम आएगा। अब जो प्रोडक्शन होता था उसको इंक्रीज ये लोग कैसे करते थे, कुछ कुछ तो था, लेकिन और इन्हेंस करने के लिए क्या किया जाता था। तो पहला चीज़ है कि इन्होंने हल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन हल्का में एक लिमिटेशन था ना कि सिर्फ फर्टाइल एलुवियम जो तुम्हारा रिवर वैलीज थे ना वहीं पे होते थे, जैसे गंगा कावेरी यहाँ पे। दूसरा इन्होंने जो दिमाग लगाया वो आयरन टिप्ड प्लग शेयर। तो ये क्या करता था ना, आयरन आयरन टिप यानी कि आयरन की नेल्स लगी हुई, आयरन की नेल्स नहीं, मतलब क्या कहना सही रहेगा यार, हिंदी में क्या बोलते हो तुम लोग, हल, एनीवन? हाँ, हल हो गई है, हल। हल है जो ना। खेत जोते हैं ना। हाँ हल। मुझे शब्द नहीं मिल रहा था। अब अब ये क्या करता है ना, मिट्टी को खोदता तो है, टर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हाई रेनफॉल्स वाली जगहों में, लेकिन पूरा नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिग कर देता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से। और धान की उपज बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन। ये एक बैक ब्रेकिंग वर्क था, इसमें दादा नानी सब याद आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है ये समझ लो, ये बॉक्स में भी है तुम्हारा, कि पैडी का कल्टीवेशन होता है, धान की खेती। तो लोग क्या करते हैं ना कि पहले सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया, सीड को ऐसे ऐसे फेंक दिया नॉर्मली एक अच्छे खासे जो तुम्हारा फील्ड है वहाँ पे। अब वो जब वो ग्रो हो जाता है तो उसके जो बच्चे रहते हैं ना, सैपलिंग्स, छोटे छोटे प्लांट, उसको उखाड़ करके ऐसी जगह में वो लोग फिर से प्लांट करते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी हो। तो समझ रहे हो, अब वहाँ से उखाड़ा है, पहले तो वहाँ लगाया बीज डाल के, फिर वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह जहाँ पे पानी, उन लोगों ने पूरा फील्ड भरा हुआ है पानी से, उसमें जा कर के हाथ बाई हाथ, हाथ से वो लोग उसके अंदर बोते हैं ऐसे, इसलिए यहाँ पे बैक ब्रेकिंग बर्ड कहा जा रहा है। लेकिन ये सब जो कारनामे हैं ना, ये तुम्हारे सेमी एरिड एरिया जैसे राजस्थान वाला हो गया, पंजाब वाला हो, यहाँ पे नहीं अडॉप्ट किया जाता था। हो एग्रीकल्चर जो तुम्हारा है वो हिली ट्रैक्स जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे बढ़ाने के लिए, तो अभी भी किया जाता है, वेल से कर लिया, टैंक से कर लिया। कैनाल्स जो थे वो बहुत कम थे। ठीक है, कम्युनिटीज इंडिविजुअल। अब भाई राजा ही थोड़े सब काम करेगा, अभी जो हमारे पीएम है वही थोड़े काम करेंगे, जनता को भी तो काम करने की जरूरत है। तो क्या करते थे लोग कि या तो कम्युनिटीज में या तो इंडिविजुअल। ये लोग कहते थे अरे भाई हम खुद ही अपना इरिगेशन वर्क का देख लेंगे, इरिगेशन के लिए कुछ कुछ बना लो। कोई कम्युनिटीज में बना लिया तो किसी इंडिविजुअली बना लिया किसी ने। अब बात होती है यहाँ पे इंडिविजुअल्स, आई मीन डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। डिफरेंसेस कहाँ नहीं और कब नहीं है, तो वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा जो तुम्हारे रूरल सोसाइटीज़ की बात की जा रही है। हम्म, जो टेक्नोलॉजी था उसने प्रोडक्शन तो बढ़ाया अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो अनइवन था। ये पूरी तरह से नहीं कि सबको फ़ायदा हो रहा है, जो गरीब से गरीब इंसान है उसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं। जो अपर स्टेटा था या जो अमीर लोग थे मोस्टली उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था। अब यहाँ पे तीन आदमियों के बारे में बात किया जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहला तो है तुम्हारा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जो पूरी स्टोरी का तीन कैरेक्टर है।
दूसरा है तुम्हारा स्मॉल पीजेंट्स, तीसरा है लार्ज लैंड ओनर्स, और जो पीछे के दो मैंने बोले ना, ये पाली टेक्स्ट से आया है। पाली टेक्स्ट, इसको गहपति कहते हैं, गृहपति फिर गहपति भी। अब जो ये जो तुम्हारा लार्ज लैंड होल्डर है और जो तुम्हारा विलेज हेडमैन है, दीज वर द पीपल हु यूज टू कंट्रोल ओवर द, मतलब दीज पीपल हैड नो कंट्रोल्स ओवर कल्टिवेटर्स जो तुम्हारे थे, लार्ज लैंड होल्डर और जो हमारे विलेज हेडमैन थे। तमिल लिटरेचर में एक किताब है संगम टेक्स्ट, यहाँ पे भी तीन अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई है। पहला तो हमारा है लार्ज लैंड ओनर, जिसको कहा जाता है वेल्लार। फिर है हमारे पास प्लगमैन, जिसको कहा जाता है उज उजवार, आई थिंक, यस। स्लेव को कहा जाता है आदिमाई, संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अभी जो गृहपति के बारे में बात की जा रही है ना, अब ये कौन था? तो एक ऐसे इंसान को कहा जाता था जो हेड करता था हाउस होल्ड को, एक पूरा जो गृहस्थी को होल्ड कर रहा है, कंट्रोल करता था। जाहिर सी बात है, अभी भी लोग औरतों को कंट्रोल करते थे, उस समय भी विमेन को, चिल्ड्रन को, स्लेव्स को, वर्कर्स को, जो एक एक रेसिडेंस जो तुम्हारा था शेयर करते थे। ये ओनर रहता था रिसोर्सेज का, बेसिकली ऐसे समझो ना कि पेट्रियार्की का जो हेड है ना, उस तरीके से। लेकिन अब ये कहाँ देखने को मिलता है? तो जो तुम्हारे अर्बन एलाइट्स हैं, वेल्थी मर्चेंट्स हैं, अमीर लोग हैं, उनमें ये देखें। गरीबों में कहाँ बेचारे, वहां तो हर कोई ही काम कर रहा है, ऐसा हो जाता था। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। अब रूलर भी कहा जा रहा है और एलाइट्स भी कहा जा रहा है, क्यों? देखो, पहली बात तो ये समझो कि लैंड ग्रांट किसको कहा जाता है, कि जब तुम अपना जमीन विलिंगली किसी को दे रहे हो विदाउट आस्किंग एनी मनी, तो वो हो गया तुम्हारा। और रूरल एलाइट कहा जा रहा है कि जब वो लैंड ग्रांट कर देता था ना इंसान, तो वहाँ से जो भी तुम्हारा टैक्स आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंसान जिसको ये किया गया है, लैंड ग्रांट किया गया है, वो सब कुछ हैंडल करता था। अब एक चीज़ आती है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट किसे कहा जाता है? तो दोज हु ट्रांजेक्शन, वाह क्या लिखा है, एनीवेज, ऐसे समझो कि जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है ना मनी को, जिसने रिसीव किया, तो उसको एक ये कॉपर प्लेट दिया जाता था लिखा हुआ। खास करके जो तुम्हारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया या ब्राह्मणास को, संस्कृत में लिखे हुए रहते थे कि आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर लैंड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। और ये लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखे रहते थे, जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया। और यहाँ पे एक रानी के बारे में बात किया जाता है, एंड हर नेम इज प्रभावती गुप्ता, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। ये चंद्रगुप्त सेकेंड दूसरा है, मॉडर्न एम्पायर का नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है कि ये तो पता चल गया ना कौन सी डायनेस्टी की थी। इनकी शादी हुई थी, क्या बोलते हैं, डेक्कन की एक राजा है या फिर पूरी डायनेस्टी है उनकी, वगटास, उनके यहाँ। संस्कृत लीगल टेक्स्ट में कहा गया है कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू ग्रांट लैंड, लेकिन यहाँ पे केस अपोजिट देखा जाता है कि प्रभावती गुप्ता कर रही है। तो इससे ये भी पता चलता है ना कि जो तुम्हारा लैंड ग्रांट का सिस्टम है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कि हर जगह उसी तरीके से चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे तो ये लेडी है, ये कर रही है लैंड ग्रांट, या फिर ये भी हो सकता है कि क्यों जो तुम्हारी है, क्यों उनको अलाउ हो, और सब क्यों उनको नहीं अलाउ है, इनको अलाउ हो, ऐसा। हाँ, इसी का ना कंटिन्यूशन में ये आता है तुम्हारा रूरल पॉपुलेशन। अब इसमें कौन कौन आता है? तो ब्राह्मणास, पीजेंट्स प्रोवाइडेड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द किंग एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। रूरल पॉपुलेशन में तो ब्राह्मण्स रहते थे, फिर तुम्हारे पीजेंट्स रहते थे, और अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड कराते थे तुम्हारे राजा को। ओबे न्यू लॉर्ड और पे हिम ऑल ड्यूज, ये समझाती हूँ कैसे। कि लैंड ग्रांट किया एक जन ने किसी को, तो वो पर्टिकुलर इंसान वहाँ का राजा टाइप का हो जाता था। और फिर जो भी तुमको अपना ड्यूज पे करना है, टैक्स पे करना है, उस पर्टिकुलर इंसान को किया जा रहा है। अब ये जो था वो रीजनल वेरिएशन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि हर जगह एक तरीके से ज़मीन नहीं दिए जाते थे। कहीं कहीं पे क्या होता था कि छोटा सा एक प्लॉट था, दे दिया, क्यों? क्योंकि वो अनकल्टिवेबल था, ऐसा भी होता था। और इसको लेकर ओपिनियंस बहुत सारे डेवलप हुए हैं कि बहुत लोगों को लगता था कि एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए दे दिया, या फिर कभी कभी राजा की पावर कम हो गई, तो इसलिए उसने जानबूझ करके कुछ अपना जो कंट्रोल था वो छोड़ दिया, समंतास को लैंड ग्रांट के नाम पे दे दिया। दोस्ती करने के फायदे से विन अलाइज,
तो इसलिए दे दिया, या फिर अपने आप को एज अ सुपरमैन, यू नो, ऊपर दिखाने के लिए, इसके लिए भी लोग दे दिया करते थे, लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। अब यहाँ पे एक है कि रिलेशनशिप क्या था तुम्हारे कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच में। तो जो कुछ लोग थे ना, फौज के बाहर थे, समंतास के भी, किंग्स के भी। कैसे? तो जो तुम्हारे पेस्टोरलिस्ट थे, फिशर फोल्क थे, हंटर गैदरर्स थे, या फिर कुछ ऐसे आर्टिशंस जो काफ़ी मोबाइल थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। अब ये पहुंच के बाहर कैसे थे? तो ये टैक्स नहीं देते थे, इनका जो रिकॉर्ड था ट्रांजिशन का, जीवन का, वो हमें पता नहीं चलता है। स्टेट के साथ इंटरेक्शन ना के बराबर होता था। तो हुआ ना कि पहुंच के बाहर है, तो ऐसा भी रिलेशन देखने को हमें मिलेगा। गाइस, क्लियर जा रही है ना चीज़ें तुम लोगों को? हम्म, हाँ हाँ जी। हाँ, क्योंकि मुझे ना चैट में इस पेज को हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा सकते क्या? पूरी लाइन दिखेगी ना। अ, शगुन, मुझे उस समय तो नहीं दिख रहा था यार तुम्हारा, अभी मुझे ये दिखा। फोटोज तो क्लियर है ना तुम लोगों को? सब बता दो मुझे। हाँ हाँ, फोटोज क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो फिर, टाउन्स एंड ट्रेड्स। टाउन मने, वाह, टाउन मने बराबर है। टाउन यानी कि शहर, ट्रेड यानी कि जो तुम्हारा व्यापार है वो किस तरीके से चल रहा है। हम्म, यहाँ पे बात आती है कि जो तुम्हारे नए सिटीज़ थे ना, अब इनका रूट क्या है। रूट इन द सेंस कि जाने आने का जो तुम्हारा रास्ता है वो कैसा है। तो एक पुहर नाम का जगह है गुजरात में, ये तुम्हारा था कोस्टल कोस्टल एरिया। उज्जैनी जो तो तुम्हारा था वो लैंड रूट था। पाटलिपुत्रा जो था वो तुम्हारा रिवराइन था। रिवराइन और कोस्टल में फ़र्क है। रिवराइन यानी कि तुम नदी के जा रहे हो, नदी के बीच से जा रहे हो, लेकिन कोस्टल की जब बात की जाए ना, तो मेनली वो समुद्र या फिर साइड लाइन्स के जो एरिया रहते हैं वाटर बॉडीज़ के, उसको कहा जाता है। मथुरा मथुरा एक बर्स्टलिंग सेंटर्स की तरह इमर्ज हो रहा था, कॉमर्शियली, कल्चरली, पॉलिटिकली। ये सब नए नए सिटीज़ इमर्ज हो रहे थे इस समय, ट्रेड को लेकर के। अब बात आती है अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स, क्राफ्ट पर्सन। अब अर्बन पॉपुलेशन पे भी थोड़ा सा चल लेते हैं, अभी तुम लोग रूरल रूरल कर रहे थे पूरा। तो बहुत एक्सकेवेशन किया जो तुम्हारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन मिल नहीं पाई हैं चीज़ें एकदम क्लैरिटी से। जैसे कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, तुम्हारा फाइन पोट्री बॉल्स मिला है, डिशेस यानी कि बर्तनें मिली हैं। एक NBWP, यस, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये ग्लोसीज ऑफ फिनिश में तुमको क्या कहना चाहिए? व्हाट शुड आई से, एक पॉट है, हाँ, ये भी हमें मिला है। विपन्स मिले हैं हमें, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिला है, फिगराइन मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, और अलग अलग मेटल्स में मिले, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, आइवरी मतलब जो एलिफेंट का दांत होता है, ग्लास, सेल, टेराकोटा। इतनी चीज़ें मिली हैं, और इससे जोड़ जोड़ के हम लोग पता लगा रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन किस तरीके का होगा। और एक शॉर्ट वोटिव में मिला है। वोटिव किसे कहते हैं? तो वोटिव इज़ द काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन जो दिया जाता है ना, मान लो कि किसी इंसान ने ग्रांट किया लैंड वगैरह किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वो उसमें लिख दिया, उसमें अपना नाम और जिसको दिया गया है उसको। अब जो लोग शहर में रहे, अभी हम लोगों ने गांव वाले का देखा कि गांव में ब्राह्मणास और पीजेंट्स रहते थे। शहर में कौन कौन रहा करते थे? तो तुम्हारे वॉशिंग फोक जो था, वॉशर्समैन वगैरह, वीवर्स रहते थे, अस्क्राइब रहते थे, अस्क्राइब लिखने पढ़ने वाले, कारपेंटर्स रहते थे तुम्हारे, पोर्टर्स रहते थे। GS का मतलब है गोल्ड स्मिथ, BS का मतलब है ब्लैक स्मिथ, ये लोग रहा करते थे। ऑफिशियल्स रहा करते थे, तुम्हारे जो रिलीजियस टीचर्स हैं, जैसे जिस तरह का अभी तुम देख रहे हो कि गांव में मोस्टली पीजेंट से रहते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में यही अ, एक इलाइट से लोग रहते हैं। मर्चेंट यहाँ पे रहा करते थे, राजा भी शहर में ही रहता था। और एक बात आता है यहाँ पे गिल्ड्स, और गिल्ड्स को ही कहा जाता है श्रेणी। ये क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। अब इन्होंने कहा भैया हम अपना बनाएंगे ग्रुप, क्राफ्ट प्रोड्यूसर और मर्चेंट्स का। अब ये लोग क्या क्या करते थे? रॉ मटेरियल अपना ले आया, अपना प्रोडक्शन देख लिया, जो उनके फिनिश्ड गुड्स हैं उनको मार्केट में ले आए।
लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो तुम्हारे क्राफ्ट पर्सन थे ना वो आयरन टूल का यूज़, ओ गॉड कहाँ चला गया यार, ले रुक जाओ, हाँ हाँ सॉरी। जो तुम्हारे क्राफ्ट पर्सन थे ना वो आयरन टूल्स का यूज़ करते थे, मतलब बनाने में या फिर कुछ भी करने में, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने इंटरनली देख लिया कि इंटरनली कैसे चल रही थी ट्रेड्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, बाहर से भी जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो, तो अरेबियन सी से लेकर ईफर ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका से लेकर वेस्ट एशिया तक, बीओबी यानी वेस्ट ऑफ बंगाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ करता था, इंडिया का ट्रेड हुआ करता था, वहाँ से लोग यहाँ आते थे। रूलर्स कंट्रोल करना चाहें तो प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, क्या कहना चाहिए, प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, क्या कहोगे तुम, जैसे कि कोई इंसान ले जा रहा है कोई सामान को एक पर्टिकुलर एरिया से और वहाँ पे रॉबर्स भी आ सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल गिव यू प्रोटेक्शन, इस तरीके से। पेडलर्स थे तुम्हारे ऐसे लोग जो पैदल चला करते थे, मर्चेंट्स, अब मर्चेंट्स जो हैं वो पैदल तो चलेंगे नहीं, अब बैलगाड़ी से जाया करते थे, कार्ट, पैक एनिमल्स जो रहता था उनको साथ में लेके जाया करते थे, सी फारर्स भी थे बहुत सारे जो सी को पार करके आते थे, और इनका जो ट्रैवलिंग का तरीका था ये बहुत रिस्की और हाईली प्रोफेशनेबल माना गया है। जो उस समय के तुम्हारे सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको कहा गया है मसातुवम तमिल में, और प्राकृत में उन्हें कहा जाता है या तो सातवाहस या फिर सेठीज, यस सेठीज, अभी भी तो बोलते हैं ना सेठ वगैरह, ये प्राकृत में, और तमिल में मशातुवम। किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था, सॉल्ट का, क्लोथ का, मेटल का, ओर का, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं तुम्हारे उसके, स्टोन, टिम्बर, लकड़ियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस में खास करके जो तुम्हारा पेपर हो गया, पेपर के लिए रोमन एम्पायर अलग ही पागल था, इसको पेपर बहुत पसंद था मतलब रोमन एम्पायर के लोग वहाँ पे अधिकतर पेपर चलता था। अरेबियन सी से मेडिटेरियन तक हमारा ट्रेड था, इतना अच्छे तरीके से थे हमारा ट्रेड। अब बात आती है क्वाइंस एंड किंग्स की। हम लोगों ने इनिशियली में ही इंट्रो में ही देखा था कि ये जो टाइम पीरियड था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज था, कॉइन्स आने लगे थे इस समय। तो अब कॉइन्स में क्या क्या खास बात थी, तो पहला जो आता है वो है पंच मार्क्ड कॉइन, 5 मार्क उस पर रहता था, और पंच मार्क्ड कॉइन सिल्वर और कॉपर में ही हमें देखने को मिले हैं। और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ओके, और जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कॉइन्स के बारे में या फिर जो कॉइन्स की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमारा कमर्शियल जो नेटवर्क था ना वहाँ से पता लगता है कि कॉइन्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे जो तुम्हारे सिंबल्स हो गए कॉइन से, वहाँ से भी पता लगता था कि किस डायनेस्टी ने किया है, जैसे मॉडर्न एम्पायर ने किया तो वहाँ का कुछ सिंबल है, तुम्हें पता लग गया कि मॉडर्न एम्पायर में कॉइन चलता था। लेकिन पहला ऐसा कॉइन जो किसी राजा का नाम या फिर राजा की फ़ोटो जिसमें हो, जिस सिक्के में, वो तुम्हारे इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे ना उन्होंने किया था। ठीक है, अब बदलो इसको। अब आती है कुशांस की। कुशांस ने भी बहुत शानदार काम किया है कॉइन्स के मामले में। इन्होंने तो भाई लार्जेस्ट होल्ड ऑफ जो गोल्ड कॉइन मिला है, एक ढेरी मिली है पूरी की पूरी, वो हमें कुशांस की ही मिलती है। और इन्होंने ही पहला गोल्ड कॉइन जो तुम्हारा था वो पब्लिश भी किया था। ठीक है, अब आइडेंटिकल इन वेट, ये जो तुम्हारा कुसान का सिक्का है ना, और जो तुम्हारे रोमन एम्पायर या फिर जो पार्थियन रूलर्स थे ईरान के, आइडेंटिकल है वेट में, यानी कि वेट इन दोनों का सिमिलर है। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि क्या पता इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन होता होगा, अदल बदल की जाती होंगी, एक पैसा तू दे तो दूसरा पैसा हम दे रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग जैसे अभी करते हैं उस तरीके से। कोट्स ऑफ रोमन कॉइन मिले हैं, प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये मैंने कहीं देखा था क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे, सीबीएसई में या सीयूटी वगैरह में। साउथ इंडिया में मिला है रोमन कॉइन का जो पूरा का पूरा होर्ड है। नेटवर्क ऑफ ट्रेड वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये कहने का क्या मतलब है कि भाई ट्रेड का ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज अब इंडिया को बोल दिया कि इतने से इतने देर है तो इंटरनली कर लो। अब हमने किया मेडिटेरियन से, मेडिटेरियन ने मान लो कि इजिप्ट से करा, तो हमने तो किया मेडिटेरियन से, लेकिन मेडिटेरियन इनडायरेक्टली जो ट्रेड कर रहा है इजिप्ट के साथ वो तो जा रहा है हमारा वाला ही, तो इस तरीके से। अब
कॉइन्स के मामले में हमारे जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं, जैसे तुम्हारा ये अयोध्या हो गया, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, ये भाई साहब भी कम नहीं थे। इन्होंने कॉइन्स कॉपर कॉइन्स को पब्लिश किया था, जो हमें दर्शाता है कि सिर्फ राजा और मर्चेंट्स ही नहीं वर्चस्व था कॉइन्स वगैरह का, ट्राइब में भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते थे। एकदम लल्ला सबसे बेहतरीन जो गोल्ड कॉइन्स, लल्लन टॉप गोल्ड कॉइन्स किसी ने पब्लिश किया है तो वो है तुम्हारा गुप्ता। और ये जाना जाता है, जो गुप्ता तुम्हारा एम्पायर था, उन्होंने अपनी प्योरिटी के लिए जाना जाता है, इतनी शानदार इनके कॉइन्स थे। तुम्हारा सिक्स, क्या हो गया यार, पीछे क्यों हो जाता है बार बार। 6th सेंचुरी बीसी जो था ना, तो हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है क्वालिटी में, जो गुप्ता कॉइन्स की क्वालिटी है उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन हमें रीजंस नहीं पता, क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था या कुछ और। अब इस पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं, 100 बातें। तो एक इस पे जो ओपिनियन धरा जाता है ना, वो ये है कि विथ कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं, गुप्ता एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर्स, मतलब लगभग लोग वो साथ में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोलैप्स देखने को हमें मिला वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में। तो ऐसा कहा जाता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था हमारा वो कम गया, तो प्रॉस्पेरिटी भी कम गई, तो क्वालिटी भी कम गई कॉइन्स की, ये रहा। एक ओपिनियन ये है कि अब नए नए टाउन्स आने लगे, जो तुम्हारा नेटवर्क ऑफ टाउन इमर्ज हुआ था, वो अब अलग जगहों पे जाने लगा। जो तुम्हारे कॉइन्स थे इस समय, कॉइन्स के जो फाइंड्स मिले वो बहुत कम हो गए आते आते 6th सेंचुरी बीसी में। लेकिन अभी भी इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में हमें इसके बारे में, कॉइन्स के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हाँ था, भले ही कम गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। पावर शिफ्ट देखने को मिलता है कि राजा क्या पता बदल गया हो। ठीक है, ये चालू करने से पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगी कुछ कुछ। हम्म, बनिया भी थे तब। बनिया भी थे। ओके गाइस, अब बताओ मुझे, तुम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी, हम बोले ही जा रहे हैं, तब ये लास्ट टॉपिक हम करेंगे अपना, बताइए। कोई तो कुछ बोलो। हाँ ना, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं इसको थोड़ा सा समय देना चाह रही हूँ, बैक टू बेसिक वाला। वैसे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो खरोस्ती वाला था ना, वो थोड़ा सा, कैन प्रोसीड फर्दर, ओके ओके, आई एम प्रोसीड कर रहे हैं। चलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, पिक को हॉरिजॉन्टल दिखाओगे, हॉरिजॉन्टली दिखाओ तो बेटर रहेगा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ हॉरिजॉन्टली, सब बताना मुझे कि हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से आ रहा है। बताइए, अब कैसा आ रहा है। सही है, इट्स गुड। सही है, ओके। तुम लोग लैपटॉप से हो क्या? ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखती हूँ उसे मैं। चलो, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैक टू बेसिक। एनसीईआरटी का यही है कि पहले वो बता देगा तुम्हें सारी कहानी, उसके बाद ये कहेगा बैक टू बेसिक। अब आ जाओ, कैसे इन्होंने फाइंड हुई चीज़ें, ये जानते हैं। सो हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, इंस्क्रिप्शंस को कैसे डेसिफर किया गया, कैसे पढ़ा गया। जो अभी तुम्हारे अधिकतर मॉडर्न लैंग्वेज है ना, खासकर इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, वो ब्राह्मी लिपि से निकली है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली है। और यही स्क्रिप्ट तुम्हारे मोस्ट ऑफ जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे यूज़ किया गया है। अ, तो इसका जो डेसिफर का, क्या कहा जाएगा, जिसको पढ़ने की खोज कर रहे थे ना स्कॉलर्स, तो लेट 18th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर, साथ साथ जो तुम्हारे इंडियन पंडित्स थे, ये सब मिल बैठ के इन्होंने पढ़ने की कोशिश की कि क्या है लिखा हुआ, क्योंकि उस समय तक डेसिफर नहीं हुआ था। अभी लोग क्या क्या करते थे कि जो कंटेम्प्रेरी, मतलब अभी का जो मनुस्मृति, वो बंगाली और देवनागरिक में लिखा हुआ है, और देवनागरिक भी है जो ब्राह्मी ब्राह्मी से निकली है। तो अब इसको कंपेयर किया करते थे कि मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब ब्राह्मी से निकली है तो मिक्स हो जाना चाहिए, इस तरीके से।
अब स्कॉलर्स जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शन को पढ़ा वो कहते हैं ना कि ये संस्कृत में है, बट दैट वाज नॉट द केस, ये तो प्राकृत में था। तो इस तरीके से बहुत चला, पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग एपिग्राफिस्ट आए। एपिग्राफिस्ट यानी कि जो तुम्हारे आई थिंक इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं उनको कहा जाता है। तो उसी में एक आदमी आया, एज आई सेड यू इन द स्टार्टिंग, कि क्या उसको बोलते हैं, बैकग्राउंड में चल रही है कहानी। जेम्स प्रिंसेप नाम का जो व्यक्ति था, इन्होंने डेसिफर किया। शुरुआत भी इनसे ही हुई, अंत भी इनसे ही हो रहा है। इन्होंने डेसिफर किया था अशोकन, जो तुम्हारा ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि है, 1838 में। मतलब इतने लोग लगे लेकिन डेसिफर अंततः इसने किया। अब इसमें एक टॉपिक आता है, हाउ खरोष्टी वॉज रेड, खरोष्टी को कैसे पढ़ा। खरोष्टी भी एक स्क्रिप्ट थी हमारी, उसको कैसे डेसिफर किया। तो जो तुम्हारे इंडो ग्रीक किंग्स थे जो वहाँ रूल किया करते थे, उनके कॉइन्स मिले हमें। जाहिर सी बात है कि जो जौन से क्षेत्र में जो राजा रूल करेगा वहाँ पे उनके कॉइन्स मिलेंगे। कॉइन्स में था राजा का नाम लिखा हुआ, और राजा का नाम ग्रीक में लिखा हुआ था और खरोष्टी में लिखा हुआ था। ग्रीक क्यों? क्योंकि वो इंडो ग्रीक थे, तो ग्रीक उन्हें आती थी। और खरोष्टी क्यों? क्योंकि अब इंडियन रीजन में वो आ चुके थे। अब जो यूरोपियन स्कॉलर्स तुम्हारे ग्रीक जिन्हें पढ़ने आता था ना, तो उन्होंने खरोष्टी से कंपेयर किया कि अरे भाई, हमें चलो खरोष्टी नहीं पढ़ने आता लेकिन ग्रीक तो पढ़ने आता है, ग्रीक से कंपेयर करते हैं। तो ग्रीक से कंपेयर किया तो वाइब मैच हो गई, इन द सेंस कि हाँ, इन्हें समझ में आने लगा कि जैसे ए के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता था ना, चाहे वो खरोष्टी हो या ग्रीक हो, दोनों में सेम था। तो इस तरीके से उन्होंने डेसिफर कर लिया। और फिर जब हमारे प्रिंसिपल भाई साहब आए तो पता चला, अरे यार, खरोष्टी भी तो प्राकृत में ही लिखा है। समझ रहे हो तुम? तो इस तरह से डेसिफर कर लिया इन्होंने। क्लियर हुआ? कोई एक जन हाँ बोल हाँ, दो। क्लियर। क्लियर है तरह से। क्लियर है? हाँ। यस। अब आता है हमारा हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। जो हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस देखने को मिले हैं इंस्क्रिप्शन से, जैसे अशोक के बारे में ना, किसी भी या फिर अधिकतर जो तुम्हारे इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि इस रूलर का नाम अशोक है, बल्कि जो टाइटल इन्होंने अडेप्ट किया गया है ना, वो लिखा है। जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में देवानाम पिया लिख दिया गया है, जिसका मतलब है बिलोव टू द गॉड्स। फिर किसी में पियादशी लिख दिया गया है, जिसका मतलब है प्लीजेंट टू बी होल्ड, है ना। और कुछ कुछ में इन्होंने कहा कि हम मिक्स करके लिखेंगे, हम अशोक भी लिख देंगे और टाइटल भी लिख देंगे। अब ये जो मिक्स करने वाले भाई साहब थे ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मिक्स करके लिखा हुआ था ना अशोक, और उसके बाजू में लिखा हुआ है देवनाम पिया या फिर पियादशी, हमें पता लग गया कि पियादशी जितने भी इंस्क्रिप्शन में नाम है वो अशोक के लिए है। ऐसे। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट मैच हो गया, स्टाइल मैच हो गया, लैंग्वेज भी मैच खा रही थी तुम्हारी, पैलियोग्राफी भी मैच खा रही थी। तो एपिग्राफिस्ट ने इशू किया कि अरे भाई साहब, इतना कुछ जो मैच खा रहा है तो सेम ही रूलर ने लिखवाया होगा ना। ऐसे। अब अशोक, जो अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव रिपोर्ट, ये क्यों कहा गया है ये समझो। वी आर नॉट क्लियर कि वो लोग रिपोर्ट्स कैसे लाते होंगे, उन्हें पता कैसे लगता होगा चीज़ों के बारे में, इसके बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस का अगेन तुम्हें ओपिनियन देखने को मिलेगा। पहला चीज़ ये है कि बार बार असेस करना पड़ता है जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। कैसे? कि जो इंस्क्रिप्शन में अशोक ने लिखवा दिया, क्या वो सच था? और अगर सच भी था तो क्या वो बढ़ा चढ़ा के कहा गया है या फिर कम करके कहा गया है? बहुत सारे बातें आती हैं ना। अभी मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई कोई चीज़, अगर गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट निकालती है तो अपने अकॉर्डिंग निकालेगी, वो जनता के अकॉर्डिंग तो निकालेगी नहीं। तो हमें एक ही पर्सपेक्टिव वहाँ से जानने को मिलता है। अब जो तुम्हारे एपिग्राफिस्ट हैं, कभी कभी ऐड करते वर्ड्स को टू मेक मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस क्लियर। यानी कि मान लो कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और वो मीनिंग नहीं बना रहा है, तो एपिग्राफिस्ट जो तुम्हारे रहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जरा ऐड करके देखो ना, कि क्या पता कोई मीनिंग निकल जाए। और वो भी सावधानी से करना होता है कि भाई कोई मीनिंग ना हम लोग बदल दें। वहाँ पे आम लिखा हुआ है, नॉट एज आम, लेकिन तुमने आम को आम मान लिया है। समझ रहे हो? इस तरीके से। अब ये वाला में तो भाई स्कॉलर्स को ही डाउट है कि जो किंग तुम्हारे ऑर्डर्स नेचुरल रॉक्स पे लिखते थे ना, फिर सिटीज़ वगैरह में, तो जो क्या जो आजू बाजू से जाते थे, क्या रुक के पढ़ते थे? तुम पढ़ते हो जो अभी लिखे रहते हैं बोर्ड पे, क्या कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में? नहीं पढ़ते हो।
या फिर कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो इसको लेकर क्लियर नहीं है। और फिर ये भी है, जैसे अभी के समय से अगर जोड़ोगे तो क्या सभी लोगों को पढ़ने आता है? नहीं। तो क्या उस समय सबको पढ़ने आता होगा? लिखवा तो दिया राजा ने। और अगर पढ़ते भी होंगे तो क्या ऑर्डर सब फॉलो करते होंगे? ट्रैफिक रूल्स को लेकर अभी तुम देख लो, सबको पता है, सब जान रहे हैं, क्या सब फॉलो कर रहे हैं? इस तरीके से उन्हें भी कन्फ्यूजन है कि क्या किस तरीके से इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा जाता था वो है। ठीक है। और आप लोग भी इसी तरीके से उसमें लिखिएगा। इंद्र सर ने कहा है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स रहेगा ना उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन के ही फॉर्म में, कि क्या पता क्या उन्हें आता था या नहीं आता था, क्लैरिटी नहीं देनी है क्योंकि बुक में ही नहीं दिया है क्लैरिटी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओडिशा, ओडिशा कलिंग जो हम लोगों ने शुरू किया था कि अशोक ने उसे भी मार पीट कर एक कर लिया था। तो यहाँ पे अशोक में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, तो वहाँ पे एंग्विश जो है वो मिसिंग है। एंग्विश कहने का मतलब है कि अब कुछ तो लिखता ना वो, कि हाँ भाई मैंने ये किया, लेकिन वैसा कुछ मिलता नहीं है। तो ये हो जाता है। फिर जो रीजन्स का स्क्वायर किया वहाँ पे इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं, यहाँ दैट इज़ द पॉइंट। तो वो हमें नहीं पता चलता है। अदरवाइज जो बाकी जगह है जहाँ पे अशोक ने अब कन्क्वेयर किया है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो इस वजह से चीज़ें क्लियर नहीं आ पाती हैं। अब ये इतना पढ़ने के बाद ये दिक्कत जाती है इंस्क्रिप्शंस को लेकर के, जो लिमिटेशंस है। अगेन दिस इज़ द PYQ, कि कभी कभी तो लेटर्स हैं वो धुंधले धुंधले इनग्रेव हैं, कभी तो डैमेज ही हैं, कभी मिसिंग हो रहा है, कभी मीनिंग नहीं हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो मीनिंग लिखा गया है क्या वही इसका मीनिंग है या दूसरा है। या मान लो कि अभी मैंने एक डायरी लिखा, ठीक है, एक डायरी एंट्री लिखी तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ ना। अब कोई इंसान आज से 5,000 साल बाद उसको पढ़ेगा और अभी के समय में सब मेरी डायरी से ही जान लेगा, तो क्या वो सच्चाई है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस तरीके से स्कॉलर्स बहुत डिबेट डिस्कशन कहते हैं कि अरे भाई ये नहीं पता चल रहा तो चलो कोई और तरीका निकालते हैं रीड करने का इंस्क्रिप्शन, वहाँ से भी पता नहीं लगता है। अब इसमें भी एक और दिक्कत जाती है कि जो थाउजेंड्स ऐसे भी इंस्क्रिप्शन है जो तुम्हारे डिस्कवर्ड हुए हैं लेकिन डेसिफर नहीं हुए हैं। जैसे हड़प्पा का इंस्क्रिप्शन में ये दिक्कत जाता है और इस समय में भी जाता है। और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो इम्पोर्टेंट होंगे लेकिन समय की मार नहीं सह पाए होंगे, वो ख़त्म हो गए होंगे। तो हमारे पास जो है वो बहुत स्मॉलर चंक है बड़े से पूल का। और जो हमें लग रहा है ना इस समय कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, क्या वो रिकॉर्ड किया गया होगा? क्योंकि हमें लग रहा है उस समय में क्या पता कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती होंगी। जैसे तुम ये देख लो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती थी, जो डेली एग्जिस्टेंस, जो आम जिंदगी में जो जॉयस जो दुख सुख रहते थे उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। फिर एक जो बड़ा भयंकर सी दिक्कत आता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब जो इंसान तुम कुछ लिख रहे हो, तुम कोई किताब लिख रहे हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव उसमें आएगा। अब जब पर्सपेक्टिव आ गया तो वो एक ही इंसान का है जो वो लिख रहा है, सबका तो है नहीं। और उस एक इंस्क्रिप्शन से हमको पूरा डायनेस्टी के बारे में पता लगाना है तो ये दिक्कत जाती है। अब उसको ये लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं अभी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर बाद वाले जो थे वहाँ से, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाती है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। लेकिन गाइस तुम लोग क्लैरिटी रखना, भले ही इस इंस्क्रिप्शन में क्लैरिटी ना आई हो। मुझे इधर आ जाने दो थोड़ा सा। ठीक है, बंद कर दो सत्यम अब्बू।